गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 8वीं से पुस्तक भारत की खोज, जिसके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उसका पाठ नंबर 3 सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में समझा रही हूँ। इसमें बहुत से टॉपिक हमने पहले कर लिए हैं। जब अभी इससे पहले का जो टॉपिक था भगवद गीता, तो उसके बारे में बच्चों आपने समझा, और इससे पहले 11 टॉपिक हो चुके हैं। तो हमारा 12वां टॉपिक इसका आता है प्राचीन भारत में जीवन और कर्म। तो आज हम इस विषय पर समझेंगे। तो बच्चों अपनी बुक खोल के बैठोगे, हम उसमें से पढ़ के और साथ साथ में मैं आपको समझाती जाऊंगी। तो प्राचीन भारत में जीवन और कर्म, यानी प्राचीन भारत में लोग किस प्रकार से कर्म करके जीवन जीते थे, किस प्रकार के कर्म करते थे, यानी काम करते थे और कैसे जीवन जीते थे, वो सारा मैं आपको समझा रही हूँ। बुद्ध के समय से पहले का वृतांत हमें जातक कथाओं में मिलता है। इन जातक कथाओं का वर्तमान रूप बुद्ध के कुछ समय बाद का है, यानी महात्मा बुद्ध जो है वो पहले थे, और इन जातक कथाओं, ये जो जातियाँ थी, इनका जो है समय बाद का है। जातक कथाओं में उस समय का वर्णन है जब भारत की दो प्रधान जातियां द्रविड़ और आर्यों का अंतिम रूप से मेल हो रहा था। यानी भारत में ये दो जातियां द्रविड़ और आर्य ये आए थे और आपस में ये मिलजुल करके रह रहे थे। उस समय का वर्णन जातक कथाओं में मिलता है, और जो बुद्ध के कुछ समय बाद का ही है। कहा जा सकता है कि जातक पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा तथा क्षत्रिय या शासक परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ये जो जातक पुरोहित हैं ये क्या करते हैं, ये ब्राह्मण परंपरा तथा क्षत्रिय या शासक परंपरा के विरोध में इसका विरोध करते हैं और लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी लोगों की जो परंपराएं हैं, लोग जैसा सोचते हैं, लोग जो सामने देखते हैं वो करते हैं, उसके बारे में वो जो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र थी। गांव में जो सभाएं होती थी वो बिल्कुल स्वतंत्र होती थी। गांव के लोग उसमें क्या फैसला लेना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो सब कर सकते थे, स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते थे। आमदनी का मुख्य जरिया लगान था, यानी आमदनी, उस गांवों की आमदनी का मुख्य जरिया क्या था, लगान लिया जाता था, कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता जिसको कहते हैं। माना जाता है कि जमीन पर लगाया जाने वाला कर उत्पादन में राजा का हिस्सा है, यानी जमीन पर जो कर लगाया जाता था, उसका जो उत्पादन होता था उस पर जो कर लगाया जाता, जो टैक्स लगता था, उसमें राजा का हिस्सा होता था। उसका भुगतान हमेशा तो नहीं, पर अक्सर गल्ले या पैदावार की शक्ल में किया जाता था। मतलब उसका भुगतान जब किया जाता था ना, राजा को उस जमीन में जो पैदावार हुई है उसका जो हिस्सा ज़्यादा वो पैदावार की शक्ल में ही दिया जाता था, और यह कर उपज के छठे भाग का जो करीब होता था। जितनी उपज हुई है, जितनी फसल हुई है, उसका जो है छठा हिस्सा निकाल करके राजा को जो है कर के रूप में दिया जाता था। यह जो सभ्यता थी, उस समय जो सभ्यता थी वो कैसी थी, कृषि केंद्रित थी, और उसकी बुनियादी इकाई स्वशासित गांव थे। यानी वो सभ्यता कृषि पर आधारित थी, और उसकी इकाई क्या थी, स्वशासित गांव, यानी छोटे छोटे जो गांव बनाए गए थे जिसमें वो स्वयं ही शासन करते थे। वहाँ के लोग जो है, जैसे हम कहें ना सरपंच बन गए, पंच बन गए, यानी वहाँ पर जो लोग थे वो खुद शासन करते थे। राजनीतिक और आर्थिक ढांचा इन्हीं ग्राम समुदायों से बनाया जाता था। इन्हें 10-10 और 100-100 के समूह में बांट दिया जाता था। अब राजनीतिक और आर्थिक ढांचा इन ग्रामीण समुदायों, मतलब इन गांवों को 10-10 और 100-100 के समूह में बांट दिया जाता है। 10-10 गांव बने तो उसका एक शहर बन जाएगा, तो इतने शहरों का एक जिला बन जाएगा, और इस तरह से जो है इन गांवों को बांट दिया जाता था, और फिर उनके ऊपर जो है वो लोग शासन करते थे। जो बड़े, मतलब कि जो कहते हैं स्वशासित गाँव थे, खुद ही शासन करने वाले थे, तो इसलिए इनका राजनीतिक आर्थिक ढांचा जो था इसी पर आधारित था, इन्हीं से बनाया जाता था। मान लो 10 गांवों का एक शहर बना दिया गया, और 10 गांवों के जो जितने भी वहाँ के लोग थे उन पर एक व्यक्ति जो है वो शासन करेगा। इस तरह से जातकों के वर्णनों में एक खास तरह का विकास उभर कर सामने आता है, और ये विशेषकर दस्तकारियों से जुड़े लोगों की अलग बस्तियों और गाँवों की स्थापना थी। मतलब कैसे विकास करते थे वो,
यानी जो दस्तकारी लोग जो थे इनकी अलग अलग बस्तियां होती थी और अलग अलग गांव होते थे। जैसे एक गांव जो है बढ़इयों का हो गया, एक गांव लोहारों का हो गया। इसी तरह जो अलग अलग पेशे के लोग थे उनके अलग अलग गांव बसे हुए थे। यानी हर पेशे के लोगों का एक गांव होता था, वहाँ पर सभी लोग एक ही काम करने वाले होते थे। और ये खास पेशेवर लोगों के गांव आमतौर पर शहर के पास ही बसे होते थे। अब मान लो जो बढ़ई हैं वो काम कर रहे हैं, या सुनार काम कर रहे हैं, या लोहार काम कर रहे हैं, तो इनका एक गांव हो जाता था और ये शहरों के पास होते थे, ताकि वो जो भी उत्पादन करें उनको जा कर के वो शहरों में बेच दें और उसके बदले में वो पैसा लें और पैसे से अपनी जो है ज़रूरी चीज़ें जो खरीद सकें, मतलब अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो इस तरह से ये शहरों के पास ही बचे होते थे। ऐसा लगता है कि पूरा गांव सहकारिता के उसूल पर काम करता था और बड़े ठेके लेता था। शायद इस तरह अलहदा रहने और संगठित होने से जाति प्रथा का विकास और विस्तार हुआ होगा। कि पूरा गांव सहकारिता के उसूल पर काम करता था। सहकारिता क्या होती है? आपस में मिलजुल करके। मान लो एक बड़ा ठेका ले लिया, पूरे गांव ने एक किसी भी शहर से कोई ठेका ले लिया कि इतना माल बना करके देना है, और वो सारे मिलके तो वो सभी लोग मिल करके उस काम को पूरा करके उसे दे देते थे। जैसे अब लिया जाता ना कि ठेके पर काम दे दिया जाता है, तो वो ठेकेदार जो है जैसे जैसे काम करवाएगा तो सब मिल करके उस काम को करके और जो है वो कर ले। इसी तरह इसी लिए कहा जाता है कि जाति प्रथा का भी विकास और विस्तार हुआ। जातकों के में सौदागरों की समुद्री यात्राओं के हवाले भरे हुए हैं। यानी सौदागर जो हैं वो समुद्रों के यात्रा यानी समुद्र की सहायता से समुद्रों में जो है बेड़े पे अपना सामान लेकर के आते थे। सूखे रास्तों से रेगिस्तान को पार करके भड़ोच के पश्चिमी बंदरगाह और उत्तर में गांधार और मध्य एशिया तक कारवां जाया करते थे। इनके कारवां देखो समुद्र के रास्ते से कहाँ कहाँ तक जाते थे भी, मतलब तो उस समय पैदल भी जाते थे, ले दूर दूर तक की यात्रा कर लेते थे, लेकिन समुद्री रास्ते से भी जाते थे। भड़ोच से जहाज बेबीलोन यानी बावेरू के लिए फारस की खाड़ी को जाया करते थे। नदियों के रास्ते बहुत यातायात होता था, लोग नदियों के रास्ते ही जाते थे। मतलब अपना व्यापार करना होता था या कहीं जाना था तो नदियों के रास्ते जाते थे। जातकों के अनुसार बेड़े बनारस, पटना, चंपा जो आज भागलपुर है और दूसरे स्थानों से समुद्र की ओर जाते थे और वहाँ से दक्षिणी बंदरगाहों और लंका और मलय टापू तक भी जाते थे। तो बच्चों इसमें ये पैराग्राफ में आपने पढ़ा कि कहाँ कहाँ पर जहाज उनके जाते थे। भारत में लिखने की प्रथा बहुत पुरानी है। पाषाण युग के मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिले हैं। ठीक है, यानी उस पाषाण युग में मिट्टी के जो बर्तन है उस पर ब्राह्मी लिपि मिली है, जो कि हमारी हिंदी की लिपि देवनागरी और जो संस्कृत की लिपि देवनागरी है उससे पुरानी लिपि है। मोहनजोदड़ो में मिली शिलालेखों को अब तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो शिलालेख पत्थर के जो मिले हैं उसमें पत्थरों पर जो लिखा हुआ है वे ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। वे ब्राह्मी लेख जो पूरे भारत में मिले हैं निश्चित रूप से उस मूल लिपि में हैं जिससे भारत में देवनागरी और अन्य लिपियों का विकास हुआ है। यानी ये ब्राह्मी लिपि बहुत प्राचीन लिपि मानी जाती है। इसी से हमारी जो हिंदी की लिपि है देवनागरी और जो अन्य लिपियां हैं उनका विकास हुआ है। लिपि क्या होता है बच्चों? लिखने के लिए जो ये शब्द बनाए जाते हैं, चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, ये लिपि होते हैं। अशोक के कुछ लेख ब्राह्मी लिपि में हैं। उत्तर पश्चिम में मिलने वाले कुछ अन्य लेख खरोष्टी लिपि में हैं। अब जो है ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि जो प्राचीन लिपियां हैं, तो ज़्यादातर लेख जो मिले हैं वो इन्हीं लिपियों में लिखे हुए मिले हैं। इससे पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की थी। मतलब जो पाणिनि हैं उन्होंने व्याकरण की रचना की थी और उन्होंने अपने से पहले के व्याकरणों का उल्लेख भी किया है। उससे पहले के जो भी व्याकरण थे उसका उल्लेख किया है और उनके समय तक संस्कृत का रूप जो है वो स्थिर हो चुका था और वह एक निरंतर विकासशील साहित्य की भाषा बन चुकी थी। यानी संस्कृत में हमारा जो है साहित्य बहुत लिखा गया है और उस समय पर वो बहुत विकास कर चुकी थी। पाणिनि आज भी संस्कृत व्याकरण और अधिकाराधिक
प्रमाण माना जाता है। हालांकि बाढ़ के व्याकरणों ने उसमें कुछ जोड़ा भी है और उसकी व्याख्या भी की है। जो पाणिनि ने जो संस्कृत व्याकरण लिखा है, तो बाद के जितने भी व्याकरणिक जो है व्याकरण लिखने वाले हैं, उन्होंने उसमें कुछ कुछ जोड़ा भी है और उसकी व्याख्या भी की है। यह दिलचस्प है कि पाणिनि ने यूनानी लिपि का उल्लेख किया है। इससे संकेत मिलता है कि पूर्व दिशा में सिकंदर के आने से बहुत पहले भारत और यूनान के बीच किसी न किसी तरह का संपर्क हो चुका था। अब किस लिपि में उल्लेख किया है उन्होंने, यानी यूनानी लिपि का भी उल्लेख किया है। तो क्या पता चलता है कि सिकंदर के आने से पहले भारत और यूनान के बीच में संपर्क स्थापित हो चुका था। औषध विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें भी हैं और अस्पताल भी हैं। ठीक है, औषध विज्ञान क्या होता है, दवाइयों से संबंधित। औषधियाँ होता है ना, औषधि बोलते हैं हम दवाइयाँ। जो अनुश्रुति है कि भारत में औषध विज्ञान के जनक धन्वंतरी थे। मतलब जो है औषध विज्ञान को जन्म देने वाले, दवाइयों का जो है ना, उसको जन्म देने, दवाइयाँ जब बन रही हैं उनको जन्म देने का जो मेन थे वो कौन थे, धन्वंतरी थे। किंतु सबसे प्रसिद्ध पुरानी पाठ्य पुस्तकें ईस्वी सन की शुरू की सदियों में लिखी गई हैं। इनमें औषधि पर चरक की पुस्तकें हैं, यानी चरक द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं जो औषधि पर, दवाइयों पर लिखी गई हैं। और शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत की। शल्य चिकित्सा क्या होता है बच्चों, जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं ना, चाहे चीर फाड़ करना, तो उसमें जो है जो पुस्तक लिखी गई है वो है सुश्रुत, लिखने वाले हैं उसको। कहा जाता है कि चरक उन राजा कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। राजा कनिष्क थे, उनके दरबार के राजवैद्य थे, वो चरक थे, जिनकी राजधानी पश्चिम उत्तर दिशा में थी। इन पाठ्य पुस्तकों में बहुत सी बीमारियों का जिक्र किया गया है, बहुत सी बीमारियों के बारे में बताया गया है और उनकी पहचान और इलाज के तरीके भी बताए गए हैं। मतलब कि बीमारी का पता कैसे चलेगा और फिर उसका इलाज कैसे किया जाए, इसके बारे में भी बताया गया है। इनमें शल्य चिकित्सा, प्रसूति विज्ञान, स्नान, पथ्य, सफाई, बच्चों को खिलाने और चिकित्सा के बारे में शिक्षा को विषय बनाया गया है। किस किस चीज़ की शिक्षा दी जाती थी इसमें, यानी शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन वगैरह करते, चीर फाड़ की शिक्षा, प्रसूति विज्ञान यानी कि बच्चों के जन्म के बारे में, उनको स्नान कैसे करवाना है उसके बारे में, उसकी साफ सफाई कैसे रखनी है उसके बारे में, बच्चों को खिलाना जो है उससे, और चिकित्सा के बारे में शिक्षा दी गई है। इन सब के बारे में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। लेख का रुझान प्रयोगात्मक है और शल्य प्रशिक्षण के दौरान मुर्दों की चीर फाड़ कराई जाती थी, यानी प्रैक्टिकली रूप में ऐसा करवाया जाता है। आज भी डॉक्टर्स बनते हैं जो उनको जो प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं और मुर्दों की चीर फाड़ करके उनके शरीर के अंगों के बारे में उनको सारा बताया जाता है कि कैसे कैसे कौन सा अंग कहाँ पे, और उसमें यदि कुछ हो जाए तो उसको कैसे ठीक करना है, इसके बारे में पूरा बताया जाता है। सुश्रुत ने शल्य क्रिया के औजारों का जिक्र भी किया है और साथ ही ऑपरेशन के भी, यानी ऑपरेशन करते समय किन किन औजारों की ज़रूरत पड़ती है उसका जिक्र भी हुआ है, और जिसमें अंगों को काटना, पेट काटना, ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिलाना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन और आदि सब शामिल हैं। घावों के जीवाणुओं को धुआं देकर मारा जाता था। घाव के जो जीवाणु, यानी कोई घाव हो जाता है तो जो जीवाणु उसको धुआं दे के मारना, यानी कहा जाता है ना कि धूनी दे दो, तो अब अजवाइन की धूनी दे दो, या कुछ जो है पहले गोबर के वो रख के उसमें अजवाइन डाल के और धूनी देते थे। किसी को कोई माता निकल गई है या कुछ हो गया, चेचक निकल गया, पहले ये बीमारियां होती थी तो उनको जो धूनी दी जाती थी तो ऐसे जीवाणुओं को मारा जाता था। ईसा पूर्व 3री-4थी सदी में जानवरों के अस्पताल भी थे, यानी जानवरों के लिए भी अस्पताल थे। जानवरों का जब इलाज भी किया जाता, जब वो बीमार हो जाते थे तो उनका इलाज भी किया जाता था। ये जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव था जिसमें अहिंसा पर बल दिया जाता था। उस समय जैन और बौद्ध दो धर्म थे और उसमें अहिंसा पर, दोनों धर्म जो है वो अहिंसा को मानते थे। महाकाव्यों के युग में अक्सर वनों में एक तरह के विश्वविद्यालयों का जिक्र किया गया है, यानी महाकाव्य के युग में उस युग में जो विश्वविद्यालय थे वो जंगलों में बनाए जाते थे। ये कस्बे या शहर से बहुत दूर नहीं होते थे, ठीक है। इनमें प्रसिद्ध विद्वानों के आसपास शिक्षा प्रशिक्षण के उद्देश्य से लोग इकट्ठे होते थे। मतलब जो मेन होते थे ना विद्वान, जो शिक्षक हम कहते हैं, शिक्षा देने वाले,
जो शिक्षक होते थे उनसे शिक्षा प्रशिक्षण के उद्देश्य से लोग वहाँ पर इकट्ठे होते थे। शिक्षा में तरह तरह के विषय शामिल थे और उसमें सैनिक प्रशिक्षण भी होता था। इन वनाश्रम को इसलिए पसंद किया जाता था क्योंकि यहाँ शहरी जीवन के आकर्षणों से बचकर विद्यार्थियों के लिए नियमित और ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना संभव होता था। अब वनों में बनाए गए आश्रम में शिक्षा दी जाती थी और लोग इसे पसंद भी करते थे क्योंकि वहाँ पर रहने वाले जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो शहरों के आकर्षण में नहीं फंसते थे और अपने घर के प्रति, अपने परिवार के सदस्यों के प्रति उनका जो है आकर्षण भी कम होता था, यानी ब्रह्मचर्य जीवन बिता सकते थे। कुछ वर्ष तक यहाँ प्रशिक्षण के बाद उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वापस लौट करके वे गृहस्थ और नागरिक जीवन बिताएं। जब यहाँ से वो शिक्षा प्राप्त करके चले जाते थे तब ऐसा उनसे ऐसी अपेक्षा की जाती थी, ऐसा माना जाता है अब जाकर के वो अपने घर में रहें और अपना गृहस्थ जीवन बिताएं। इन वन शिक्षालयों में प्राय छोटे छोटे गुट रहते थे, यानी छोटे छोटे गुटों में होते थे, क्योंकि इस बात के संकेत मिलते हैं कि लोकप्रिय अध्यापक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे। मतलब जो अध्यापक बहुत लोगों में बहुत प्रिय हो जाता था, लोग जो है बच्चे उसी की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते थे। बनारस हमेशा शिक्षा का केंद्र रहा है। बुद्ध के समय में भी वह प्राचीन केंद्र माना जाता था, किंतु उत्तर पश्चिम में आधुनिक पेशावर के पास एक प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला या तक्षशिला था। तक्षशिला एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था और वहाँ दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। केवल भारत से नहीं बल्कि विदेशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे और यहाँ पर विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। तक्षशिला का स्नातक होना सम्मान और विशेष योग्यता की बात समझी जाती थी, यानी जिसने तक्षशिला से पढ़ाई कर ली और वो जो है उसे बहुत सम्मान दिया जाता था। जल्दी से हम कहते हैं ना नौकरी मिलती है। आजकल जो अच्छे विश्वविद्यालय हैं वहाँ से यदि बच्चा पढ़ के निकलता है तो उसका जल्दी से जल्दी उसे नौकरी मिल जाती है, ऐसा माना जाता है। उसने वहाँ से पढ़ाई की है तो बहुत अच्छी है, तो ऐसा ही होता था। जो चिकित्सक यहाँ के आयुर्विज्ञान विद्यालय से पढ़कर निकलते थे उनकी बड़ी कद्र होती थी। मतलब जो आयुर्विज्ञान विद्यालय से पढ़ते थे ना, उनकी जो है बहुत कद्र होती। जो आयुर्वेद होते हैं डॉक्टर्स, उनकी फिर बहुत इज्जत की जाती थी। कहा जाता था कि जब कभी भी बुद्ध बीमार पड़ते थे तो उनके भक्त इलाज के लिए मशहूर चिकित्सक को बुलाते थे जो तक्षशिला से ही पढ़ा हुआ होता था। जिन्होंने तक्षशिला से डॉक्टरी की होती थी उसी को बुलाते थे जब महात्मा बुद्ध बीमार हो जाते थे। तो ईसा पूर्व 6वीं-7वीं शताब्दी के महान व्याकरणिक पाणिनि ने भी यहीं से शिक्षा पाई थी। जिन्होंने संस्कृत का व्याकरण लिखा था वो पाणिनि ने कहाँ से शिक्षा पाई थी? तक्षशिला विश्वविद्यालय थे। इस तरह तक्षशिला बुद्ध से पहले ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय था। जो तक्षशिला है वो महात्मा बुद्ध से पहले जो है ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय था। बौद्ध काल में यह बौद्ध ज्ञान का भी केंद्र रहा है। सारे भारत और सीमा पार से बौद्ध विद्यार्थी, यानी जो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले विद्यार्थी थे, वो यहीं पर आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। यह मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सूबे का मुख्यालय भी था। उस सुदूर अतीत के भारतीय कैसे थे? हमारे लिए इतने पुराने और हमसे इतने भिन्न समय के बारे में कोई धारणा बनाना कठिन है। अब हम सोचिए जैसे हम हैं, क्या पहले भी वैसे ही थे? ये हमें नहीं पता। मतलब उस समय के भारतीय कैसे थे ये हम धारणा बना नहीं सकते, अपने मन में सोच नहीं सकते भी कैसे थे। फिर भी हमें जो जानकारियाँ उपलब्ध हैं उसके आधार पर एक धुंधली सी तस्वीर उभर कर सामने आती है, क्योंकि हमने जो पढ़ा है उससे हमें थोड़ा बहुत जो है पता चल जाता है कि वे कैसे थे। वे खुले दिल के थे, आत्मविश्वासी थे, यानी अपनी आत्मा पर जो है विश्वास करते थे, अपने मन की सुनते थे, अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले लोग थे। रहस्य की खोज में हाथ पांव मारने वाले, यानी खोजबीन करना चाहते थे। खोजबीन उनका जो है मस्तिष्क हमेशा खोजबीन करना चाहता था, कुछ ना कुछ नया खोजना चाहता था। प्रकृति और मानव जीवन के बारे में बहुत से प्रश्नों से भरे, यानी प्रकृति को देखते थे तो उनके प्रकृति के बारे में बहुत से प्रश्न उनके मन में आते थे। मानव जीवन के बारे में बहुत से प्रश्न वे सोचते थे। अपनी बनाई हुई मर्यादा और मूल्यों को महत्व देते थे, पर जीवन में सहज भाव से आनंद लेने वाले और मौत का लापरवाही से सामना करने वाले लोग थे। मतलब जीवन को जो है वो जब जीते हैं तो बड़े आनंद से जीते थे और मौत से डरते नहीं थे, बल्कि मौत का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। प्राचीन भारत के लोग ऐसे थे।
ठीक है, तो बच्चों ये हमारा टॉपिक था प्राचीन भारत में जीवन और कर्म। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं समझ में आए तो प्लीज़ पुनः वीडियो देखिए, दोबारा वीडियो देखना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो अब अगला जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।